स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे इस नए वीडियो सेशन में। पिछली वीडियो में काफ़ी सारा आपको बताया था, अब ये दूसरी वीडियो है। इसमें भी कुछ खास चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना जो कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है वो सब हम यहाँ पर आपके साथ क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए फिर से देखते हैं, और पिछली वीडियो ज़रूर देख लेना सभी लोग जाकर, क्योंकि हमारा मिशन क्या है 2023 पॉलीटेक्निक मेरे को चाहिए, सिलेक्शन मतलब चाहिए ही। ठीक है, देखो बेटा क्या होता है, आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपको बता दें, नाभिक के बारे में सभी लोग थोड़ा बहुत जान लो। कोई भी अणु परमाणु ये सब पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी कहानी होती है, अणु को अगर हम पार्ट करेंगे तो क्या बनेगा, परमाणु बनेगा। और परमाणु के अगर हम पार्ट करेंगे तो इसमें क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, और क्या होता है, न्यूट्रॉन। मतलब यार ऐसे समझ लो, जैसे भारत एक क्या है, देश है, और उसमें 28 क्या है, राज्य हैं, और 28 राज्य में एक राज्य उत्तर प्रदेश है, उसमें भी क्या है, बहुत सारे ज़िले हैं, एक ज़िला कानपुर। तो वैसे ही यहाँ पर भी अणु डिवाइड होता है किस पे, परमाणु पे, और परमाणु डिवाइड होता है किस पे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे। अब परमाणु का जो नाभिक होता है, परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है और कुछ कक्षाएं होती हैं जिनको हम KLMN बोलते हैं। जो इसका नाभिक होता है उसका जो साइज होता है वो 10⁻⁻15। ठीक है। अब आपके एग्जाम में एक तो ये क्वेश्चन आता है, इसको एक फॉर्मे भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक फॉर्मे बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके इर्द गिर्द क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये सारी चीजें। तो कहा जाता है कि नाभिक का संपूर्ण द्रव्यमान या परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ पर स्थित होता है, तो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ पर होता है, नाभिक पर होता है। अब नाभिक में जो उसका संपूर्ण द्रव्यमान है वो किन कणों की वजह से होता है, तो वो किन कणों की वजह से होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। यानी इलेक्ट्रॉन का नाभिक के द्रव्यमान में कोई रोल है ही नहीं, परमाणु के द्रव्यमान में कोई रोल है ही नहीं। अगर परमाणु के वेट की अगर बात करें तो वो डिपेंड करता है किस पर, प्रोटॉन पर और न्यूट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर नहीं करता है। तो ये चीज़ें याद रखना, बहुत बार पूछा गया है कि परमाणु का समस्त भार कहाँ पर होता है, तो परमाणु का समस्त भार कहाँ पर होता है, नाभिक पर होता है। नाभिक का साइज पूछा जाता है 10⁻⁻15, ये याद रखना, 4 नंबर ये, 4 नंबर ये। फिर उसके बाद पूछा जाता है परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में सिर्फ 2 कण होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। और इसी के साथ साथ कुछ चीज़ें और भी हैं। पूछा जाता है इसमें धनावेशित कण कौन सा है, तो धनावेशित कण कौन है, प्रोटॉन। पूछा जाता है ऋणावेशित कण कौन सा है, तो ऋणावेशित कण कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। और फिर पूछा जाता है उदासीन कौन है, तो उदासीन हमारा क्या है, न्यूट्रॉन। तो काफ़ी सारी बेसिक छोटी छोटी जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं। पहले तो आपको ये बेसिक थ्योरी इसकी समझ में आनी चाहिए। अब आपके पास क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन बेटा ऐसा होता है कि आपके पास लिखा होगा 11Na23, और आपसे ये पूछा जाता है कि इसमें आपको तीनों संख्याएं बतानी, इलेक्ट्रॉन की भी, प्रोटॉन की भी और न्यूट्रॉन की भी। तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन कैसे निकालते हैं और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, बहुत सरलता से और बहुत सहजता से और बहुत सरल सी भाषा में। आपको ये याद रखना है कि जो यहाँ पर नंबर नीचे होता है वो कम होता है, और जो ऊपर नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब जो नीचे नंबर होता है इसको हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या या फिर परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। जो बेटा ऊपर नंबर होता है इसको हम बोलते हैं परमाणु भार। एक परमाणु क्रमांक, एक परमाणु भार, ये ध्यान दीजिएगा। तो जब आप भार में क्रमांक घटा देते हो, यानी 23 में अगर आपका 11 घटेगा तो कितना आएगा, 12। हमेशा बेटा ये क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या। जैसे हम यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। 6C12 मैंने ले लिया और मैंने कहा अब आप बताइए न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो बहुत आसान है, 12 में कितना माइनस कर दो, 6। न्यूट्रॉनों की संख्या आपके सामने आ गई। या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा भार होता है, जो हमारा क्या होता है, भार जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो न्यूट्रॉन प्लस किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के। और जो हमारा प्रोटॉन होता है वो किसके बराबर होता है, परमाणु क्रमांक के। यार इस चीज को ऐसे समझने से बेहतर ये है कि आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक 11 है, इतने ही उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन, और इतने ही उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। बस ऐसे समझ लो, इतने ही उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, और इतने ही उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन। तो अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए सपोज एग्जाम्पल के लिए हम 7N14 ले लिए, और मैंने यहाँ से आपसे कहा कि इसमें इलेक्ट्रॉन बताना है और प्रोटॉन बताना है और न्यूट्रॉन बताना है, तो आपको बस ये समझना है
कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है वो यहाँ पर जो नंबर होता है वही हमारा इलेक्ट्रॉन होता है यानी 7, और वही हमारा क्या होता है प्रोटॉन। अब बचा हमारे पास क्या, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन के लिए हम इसमें से इसको क्या कर देते हैं माइनस, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 14 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 7, ठीक है। और जो ऊपर होता है इसको हम बोलते हैं परमाणु भार और इसको क्या बोलते हैं परमाणु क्रमांक। तो फॉर्मूला भी हमारे पास होता है, भार बराबर क्या होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन या न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना। तो हमारे पास अब भाई इसको माइनस क्यों करते हैं, अब हमारे पास ये परमाणु क्रमांक है, ये प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई 7, और परमाणु भार हमारा कितना है Z कितना है 14, और हमको कितना निकालना है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो Z बराबर फॉर्मूला क्या होता है P प्लस N, और Z की वैल्यू 14 और P की वैल्यू 7 प्लस N, तो N यहाँ से कितना निकल के आएगा 14 माइनस 7, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा N 7। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी 7, ठीक है। या तो ऐसे समझ लो या इसके बहुत सारे लॉजिकल तरीके होते हैं, और बाकी आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे 11 Na23 लिखा है तो आपको बस ये ध्यान रखना यही हमारा है प्रोटॉन, यही हमारा है इलेक्ट्रॉन, और जब हम इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस, तो 12 हमारा क्या हो जाएगा, 12 हमारा क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखना, पहले P आएगा फिर क्या आएगा E आएगा, और फिर जब माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा N आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है, नोट कर लीजिए। जहाँ आपको ना समझ में आए तो एक बार इसको फिर से पॉज करके फिर से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो आइए चलिए कुछ हम लोग यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं जो हमारे एग्जाम में काफ़ी दफ़ा पूछे गए हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है बॉयल के नियम में क्या स्थिर रहता है। हमारे पास बॉयल और चार्ल्स के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों में से एक नियम हमारा बॉयल का नियम पूछा जा रहा है क्या स्थिर रहता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे बॉयल के नियम में PV क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एग्जाम में आपको ऑप्शन में लिख के आएगा PV कांस्टेंट, T कांस्टेंट, तो आप कौन सा टिक करोगे, PV कांस्टेंट होता है। इसी के साथ साथ आपके पास एक और क्वेश्चन है बेहतरीन सा, कह रहा है कि N प्रकार का अर्धचालक कैसा होता है। अर्धचालक भी बहुत प्रकार के होते हैं, उसमें कह रहा है N प्रकार का अर्धचालक कैसा होता है, धनावेशित, ऋणावेशित की उदासीन। तो आप सभी लोग याद रखेंगे जो N प्रकार का अर्धचालक होता है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन। देखो डायरेक्ट आंसर लिखने से, याद करने से और ऐसे समझने से और फिर लिखने से सब में बहुत अंतर होता है। कह रहा है आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। देखो सबसे पहले जब कहीं पर भी आग लगती है तो वहाँ पर उस आग को कंट्रोल करने के लिए हमें आसपास जो ऑक्सीजन का जो वातावरण है उसको ख़त्म करना होता है। तो ऑक्सीजन के वातावरण को ख़त्म करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, जिनमें आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको बोलते हैं CCl4। क्या बोलते हैं, CCl4। नोट करते जाइए। फिर आपके पास ये वाला भी बता रहे हैं। फिर कह रहा है न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी। तो आपको तीनों मूल कणों की खोजें पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की किसने करी, प्रोटॉन की किसने करी और न्यूट्रॉन की किसने करी। इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी J.J. थॉमसन ने, प्रोटॉन की करी थी रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की किसने करी थी, जेम्स चैडविक ने। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, तो न्यूट्रॉन की खोज करी जेम्स चैडविक ने। ठीक है, 4 क्वेश्चन करिए, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, इतना नोट करिए, फिर अभी हम लोग न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज़ है आपके फिजिक्स में किरचॉफ लॉ है। किरचॉफ लॉ में आपके पास पहला नियम और दूसरा नियम है। ध्यान रखिएगा, पहला नियम धारा का नियम होता है जो आवेश संरक्षण पर आधारित है, और दूसरा नियम लूप का नियम होता है जो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। पूछा जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है, तो आप जवाब क्या दोगे, हमेशा आवेश संरक्षण पर। अब ये जो है धारा का नियम क्या है, तो धारा का नियम किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि जो आएगी धारा और जो जाएगी धारा समस्त योग उसका किसके बराबर होगा, 0 के। अब देखो आना और जाना दोनों का एक सिंबल है। जैसे आप जाते हो किसी डॉक्टर के पास तो आपको वो क्षमता बताता है, क्या बताता है, क्षमता, आपके आँख का पावर नंबर बताता है। तो उसने अगर आपको बताया 1.0, उसने आपको बताया -1.0, तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि माइनस मतलब उसमें कौन सा लेंस यूज करा गया, अवतल लेंस। कौन सा, अवतल लेंस।
और अवतल लेंस को अगर देखा जाए तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होता है, दूना। तो ए फॉर क्या होता है, अवतल, और निकट दृष्टि दोष जब होता है तब इंसान को कौन सा लेंस इस्तेमाल करना होता है, अवतल लेंस। अब निकट दृष्टि दोष से सुनने में तो ये लग रहा है कि उसको पास का नहीं दिखता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसको दूर का नहीं दिख रहा। मतलब दोनों में न्यूमेरिकल वैल्यू एक ही है, लेकिन यहाँ पर अगर माइनस बता रहा है वो नंबर, तो इसका मतलब है उस व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिख नहीं रही है। अगर वो प्लस बता रहा है तो इसका मतलब उस व्यक्ति को दूर की वस्तु नहीं, पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिख नहीं रही है। तो ऐसे हमारा ये लॉजिक क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से आ रही है तो हमेशा प्लस, और जा रही है तो हमेशा क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो आने वाली क्या है, आने वाली देखो क्या है, तो आई, फिर और क्या क्या आ रहा है, 4, फिर क्या आ रहा है, 2, और जा क्या आ रहा है, तो जाने वाली पर क्या लगाएंगे, माइनस, फिर क्या लगाएंगे, माइनस, और बराबर क्या कर देंगे, 0। ये कौन कहता है, किरचॉफ का नियम। आने वाली और जाने वाली समस्त धाराओं का योग किसके बराबर होता है, 0 के। तो I प्लस 4 2 कितना हो गया, 6, माइनस 8 बराबर 0, तो I माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। यही बेटा आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो कॉन्सेप्ट तो नहीं हम बता रहे हैं, कोई चैप्टर भी नहीं हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन हाँ जितना बता रहे हैं इतना आप अगर अच्छे से तैयार करके चले गए 100% आपका सिलेक्शन होगा, पक्का होगा। विश्वास रखो, होगा मतलब होगा, विश्वास में बहुत ताकत होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो चलिए फिर इतना आप सभी का क्लियर हो गया है। अब एक लास्ट में बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने देखा है जितने भी सेट पेपर हैं उनमें वो क्वेश्चन रिपीट है, बार बार रिपीट है। देखते हैं जरा किस तरीके से उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कभी आपने देखा होगा घर में प्लेन मिरर पे, या आप किसी सैलून पर गए होंगे तो वहाँ पर आप इस चीज़ देखते हो कि सामने मिरर, उसके जस्ट पीछे क्या होता है, मिरर होता है। अब वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो आपको वो बहुत दूर तक दिखता है, यानी प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है, अनंत बनती है। कितनी बनती है, प्रतिबिंब है क्या, प्रतिबिंब मतलब आप अपना फेस अगर उस मिरर में देख रहे हो तो वो आपका क्या है, प्रतिबिंब है। तो ऐसे ही हमारे पास अगर कोई 2 प्लेन मिरर है और वो बिल्कुल पैरेलल है एक दूसरे के, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, अनंत होती है। लेकिन अब आपके पास जो प्लेन मिरर हैं वो किसी एंगल पर झुके होंगे, ये मिरर है और वो किसी पर्टिकुलर किस पर होंगे, एंगल पर झुके होंगे। तब आपसे कहेगा इनके बीच में कितने प्रतिबिंब बनेंगे, यानी IN पूछा जाता है। टोटल आपको नंबर्स बताने हैं इमेजेस के। तो इसका बेटा फॉर्मूला होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके 2 समतल दर्पणों के बीच में रखा जाता है। इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब दिखेंगे। एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री कोण पर झुके 2 समतल दर्पणों के बीच में रखा जाता है। इस बल्ब से कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे। बहुत आसान है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। यानी क्या किया जा रहा है कि हमारे पास एक बल्ब है और उस बल्ब को हम 2 प्लेन मिरर के बीच में क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। ये हमारा क्या है, बल्ब है। ठीक है, बल्ब, थोड़ा सा ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है। ये हमारा क्या है, बल्ब है, और उसको 2 प्लेन मिरर के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। और ये कितने हैं, 60 डिग्री पर है। कितने पर है, 60। अगर 180 पर होता, कोई इनके बीच का एंगल यानी पैरेलल होता, तो इन्फानाइट इमेजेस बनते हैं। तो अब आपसे कह रहा है कितनी इमेजेस, कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसका बेटा फॉर्मूला होता है 360/60 माइनस कितना, 1। तो ये आपके टोटल क्या आएंगे, प्रतिबिंबों की संख्या आएगी। तो यहाँ से काटेंगे 6 और 6 6 राम कितना हो जाएगा, 36। 6 माइनस 1, तो यहाँ से आपका आंसर कितना आएगा, बताइए। यहाँ से कितना आएगा, 6 में 1 चला गया, कितना बचा, 5। तो टोटल प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। तो ऐसे आपके एग्जाम में अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, बीच में उनका जो एंगल है वो दिया जाता है, तो आपके सामने तुरंत प्रतिबिंबों की संख्या चल कर आती है, दौड़ कर आती है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया है, इसको नोट कर लीजिए और बाकी हम लोग नेक्स्ट टर्न पर क्या करेंगे, सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी, बाय।